खास बातचीत में हमारे साथ आज डॉक्टर अखिलेश सिंह जी हैं, जो बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस CWC के मेंबर हैं। इनसे हम बात करेंगे बिहार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब बात करने का तत्काल कारण ये है कि आने वाले दिन में बिहार चुनाव के समर में कूद रहा है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में बिहार में असेंबली चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां अपनी तमाम शक्तियों को झोंक के रखी है। अखिलेश बाबू, कांग्रेस की बिहार में अब क्या रणनीति है? इस बार पार्टी किस नए फॉर्मूले के साथ आ रही है? क्योंकि पिछले चुनाव में जो भी फॉर्मूले आए हैं कांग्रेस के, वो फ्लॉप होते आए हैं। सिर्फ थोड़ा सा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वहां पे बूस्टअप मिला है, थोड़ा हौसला बुलंद हुआ है। तो इस चुनाव में, असेंबली चुनाव में, कांग्रेस किस तरह से अपने आप को सजा के पेश कर रही है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति बिहार को इस देश के अगले राज्यों के कतारों में खड़ा करने की है। जी जी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन का है, सबसे बड़ा समस्या रोजगार का है, सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी और महंगाई तो पूरे देश में है। इसको लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके आगे चलने का मतलब हुआ, जैसा आपने कहा, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 2.4% वोट का इजाफा किया। जी जी। 19 के मुकाबले 19 में जहां 30 लाख वोट आए थे 9 सीटों पर लड़ने पर, हम लोगों को 40,82,000 वोट आया। कहने का मतलब ये कि हर सीट पर, हर पार्लियामेंट सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई। एक से हम लोग 3 सीट पर, अगर पप्पू यादव की सीट को जोड़िएगा तो 4 सीट जीते हैं पार्लियामेंट में वहाँ। और किसी भी पार्टी से स्ट्राइक रेट हम लोगों का कम नहीं है। अखिलेश जी, क्या इंडिया गठबंधन बिहार में एकजुट है? सीट शेयरिंग को लेके कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे? और दूसरी तरफ वही स्थिति एनडीए में बनी हुई है, बिखराव दिख रहा है। चिराग पासवान जी अलग से लड़ने की कोशिश में हैं, मांझी जी वैसे ही कह रहे हैं, कुशवाहा जी अलग रास्ते चल रहे हैं। तो उनका बिखराव क्या आपके पक्ष में आएगा और आप अपने आप को समेट के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को एक सही दिशा दे पाएंगे? देखिए, महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई समस्या नहीं है जी। 3-4 दौर की बात हो चुकी है और बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर लड़ना चाहती है उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जिन पे वाम दल लड़ना चाहते हैं वो उस पर वाम दल लड़ेंगे। और जिस सीट पर निषाद जी की पार्टी लड़ना चाहती है वो लड़ेंगे, आरजेडी लड़ेगी। जी जी। महागठबंधन के में सीटों को लेकर कोई तनाव नहीं। जी। दूसरा जो हिस्सा मैंने कहा कि जो बिखराव एनडीए में है, उसका कुछ प्रभाव आपके पड़ेगा? एनडीए में लगातार बिखराव है और ऊपर वाला ही उन लोगों का इस बिखराव को रोक सकता है। अभी स्थिति उन लोगों की अच्छी नहीं है, चारों तरफ से खींचतान चल रही। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बिहार में आज की तारीख में आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है या जातीय न्याय है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी एजेंडा तैयार करने जा रहे हैं? सोशल जस्टिस तो कांग्रेस पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा बिहार का जो मुद्दा है वो पलायन और रोजगार का है। जी जी। बड़ी संख्या में, चाहे वो मजदूर हों, आपने देखा होगा कोविड के दिनों में किस तरह से साउथ इंडिया से पैदल चल के लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और देश के हर हिस्से से लोग लौट रहे थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा वो है। और खास करके कृषि क्षेत्र में जहां हम हुआ करते थे वो भी नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी को दोष दे सकते हैं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी थी पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चीनी उद्योग प्रायः हर जिले में स्थापित, बिल्कुल हमें याद है। नेशनल एवरेज में 27% चीनी बिहार पैदा करने का काम करता था, जो आज घट के सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार ने 2% से नीचे चला गया। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव का दौर चलता है तो उसमें जाते हैं और भाषण करते हैं कि अगली बार मैं आऊँगा, मोतिहारी के इसी चीनी मिल से चीनी
के साथ चाय पीऊँगा, चिमनी जो बंद है उससे धुआं निकलेगा, लेकिन वो सब तो कुछ हो नहीं रहा है। वहाँ 20 साल का राजपाट हो गया, 2 साल अगर हटा दीजिए जी जी तो बीजेपी और जेडीयू का साथ में सरकार है, प्राय 18 साल तो ये लोग एक साथ सरकार चलाए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस बिहार में लंबे समय से प्रमुख भूमिका में नहीं रही है। इस बार पार्टी क्या अपने दम पे कुछ करने की स्थिति में लगेगी? नहीं, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 1990 के बाद हम लोगों की अकेले सरकार नहीं बनी है वहाँ, और 35 साल से हम लोग जरूर कोलिशन में 1-2 बार आए हैं, लेकिन उस तरह की लीडरशिप की भूमिका हमको नहीं मिली है। जी जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे राहुल जी अब लगातार बिहार जा रहे हैं, युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं, महिलाओं को उत्साहित कर रहे हैं, और जो आपने पहले सवाल उठाया कि पिछड़ा अति पिछड़ा जी जी जिन जातियों को सरकार में या सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, जी जी, तो उनके बच्चे भी अब आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में उसका परिणाम भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, आधुनिक हाल में ही प्रधानमंत्री की रैलियां बिहार में हुई, सीवान में हुई, गोपालगंज में हुई, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विकास का नैरेटिव दिया, इसके अलावा स्थिरता का नैरेटिव दिया, तो क्या इंडिया गठबंधन के पास विकास और स्थिरता, ये दो जो फॉर्मूले प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इसका काट है? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। विकास का पैमाना तय करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रधानमंत्री जी ने बनाया है वो यहीं बगल में है, आधा नीति आयोग। नीति आयोग, जी जी, और नीति आयोग का जो 6 महीना पहले का रिपोर्ट है, जी जी, उसमें 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य का महकमा ले लीजिए, जी, शिक्षा, उच्च शिक्षा का महकमा ले लीजिए, प्राइमरी एजुकेशन का महकमा ले लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का महकमा ले लीजिए, तो 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। और यहाँ 11वां साल प्रधानमंत्री जी का चल रहा है, पूरा होने को है, 12वें साल में प्रवेश करेंगे, पर कर ही गए, मतलब मई में ही हुआ था, 12वें साल में उनका शासन है और वहाँ 20 साल हो गया। जी जी, तो बिहार की स्थिति तो बदली नहीं। बिल्कुल। मैं आपको चीनी सेक्टर का बात बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, आप लोग खुद बिहार से आते हैं, वहाँ पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हटिया का कारखाना लगा, सिंदरी का कारखाना लगा, बोकारो का कारखाना लगा, बरौनी का खाद का कारखाना लगा। 35 साल पहले की बात है सब। ऑब्वियसली मैं तो कांग्रेस की हुकूमत का ही बात कर रहा हूँ, जब आप कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे हैं जी। इधर कौन सा पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुआ है? अब 35 वर्षों से मैं बिहार को मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आने वाले बिहार में हर रिजीम बिहार को लूटा है, और बिहार को सप्रेस किया है, बिहार की आकांक्षाओं को मारा है, और किसी ने बिहार की कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से नीति आयोग में बिहार 28वें नंबर पर है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब जगह बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि कांग्रेस कोई अपना इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा देगी, या तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर लिया गया है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बनने से पहले का अलायंस रहा है जी, और एक विश्वसनीय रिश्ता रहा है दोनों पार्टियों का। तो हम अगर आज यहाँ से ये कर दें कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, मेरे पार्टी से फला आदमी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ये गलत होगा। जी जी, मुख्यमंत्री वही होता है जी, जिनकी विधानसभा में संख्या ज़्यादा होती है, जिनके विधायक ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा नंबर उनके पास है, ज़्यादा नंबर पर आगे भी लड़ने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव ही हम लोगों के नेचुरल चॉइस है, चॉइस नहीं, कोई दूसरा जी चाह लेने से भी नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अखिलेश जी, संसद में आप हमेशा किसानों की, युवाओं की बात की है अपने राज्यसभा में। इस बार इस चुनाव में आपको लग रहा है कि कांग्रेस युवाओं को, किसानों को, बाकी वर्गों को जोड़ के साथ चलने में कामयाब होगी? मुझे तो विश्वास है कि होगी। अभी भी आपने देखा होगा कि यूथ कांग्रेस और NSY जो छात्र विंग है, स्टूडेंट विंग है जी,
उन लोगों के संयुक्त तत्वाधान में एक पैदल यात्रा निकली जी जी बिहार भर का, और उस यात्रा में सभी युवा लोग हर जिले में मुखातिब हुए, सब जी। लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो वो इशू बड़ा है जी जी और जिस तरह से चीटिंग और पेपर लीक का मामला है, जी। जिसको राहुल गांधी जी हम लोगों के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने खुद एड्रेस किया है, जाके छात्र छात्राओं से मिले हैं, जी जी उनके धरना पर गए। तो इस इशू को आगे करके हम लोग जी ले जाएंगे। चुनाव में जा रहे हैं और लोगों के बीच इसको ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जो आजकल आप स्वयं इस हफ्ते में बिहार से दिल्ली आए, चुनाव आयोग जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है बिहार में मतगणना, जनगणना, और इस तरीके से जब माहौल वहाँ धान के रोपने का समय है, लोग अपने कृषि के कामों में बिजी हैं, उनको उठा के उनका मतगणना करना, आपको नहीं लग रहा है कि ये जरूरत से ज़्यादा एक्टिविज्म हो रहा है? लग रहा है और पूरे बिहार की जनता को लग रहा है। हम लोग कल 11 पार्टियों का डेलीगेशन मिला था जी, और वहाँ भी जो एटीट्यूड था इलेक्शन कमीशन का, तो लग रहा था कि हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के एक विंग में आए। जी, तो ये कतई उचित नहीं है। आपको फिर मैं कहूँगा कि आप बिहार के रहने वाले हैं, इस तरह का प्रयोग 2003 में जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो हुआ था। ऐसा करता है जी। इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। जी बिल्कुल। और 1 साल का समय था लोकसभा के चुनाव में, जी। 2 साल का समय था विधानसभा के चुनाव में, जी, तब उन लोगों ने ये काम किया। बात समझ में आ सकती है। लेकिन आज क्या संभव है, जहाँ नॉर्थ बिहार के इलाका पूरा बाढ़ में डूबा रहता है, एक जिला से दूसरे जिला में जाने में कठिनाई होती है, वहाँ 25 दिन के अंदर क्या 8 करोड़ लोगों तक ये पहुँच सकते हैं? जी, ये अधिकारी वहाँ पहुँच सकते हैं? ये संभव है? बिल्कुल ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने इशूज़ को उनके सामने रखा है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये बात माननी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये गलत होगा, ये टाइमिंग ठीक नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि इतने कम समय में लोग कर सकें। डॉक्टर साहब, एक मौलिक इशू जो पूर्ण रूप से बिहार के हर गांव में भ्रष्टाचार के रूप में उभर रहा है आज के समय में, वो है जमीनों का सर्वे। किसानों को अपने 1 कट्ठा जमीन के लिए, 1 बीघे जमीन के लिए ये साबित करने के लिए जमीन उनका है, उनको रिश्वत देना पड़ रहा है कागज बनाने के लिए। ये बिहार का हर गांव जूझ रहा है इससे। इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी इतिहास में नहीं आया होगा। नहीं, मैं सहमत हूँ। और इसको पार्टी कैसे उछाल रही है? इंडिया गठबंधन की मोस्ट ऑफ द पार्टी इस बात से सहमत है। हम लोगों ने नीतीश जी को पत्र भी लिखा था कि इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए जी। और ये जो हो रहा है, सीओ वीडियो सब लोग जनता से पैसे वसूल रहे हैं इस नाम पे। बिल्कुल। उनका ज़मीन है, उनको हरास किया जा हो रहा है, तो इसको तुरंत रोक लगना चाहिए। क्योंकि अभी तक रोक लगी नहीं है। नहीं, तो रोक नहीं लगी है, वो गलत है। रोक नहीं लगी है कि एक बार और ये सही अब बटाईदारी के नाम पर हुआ था। हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में रैली किया था, किसान पंचायत किया था। ज़्यादा होगा तो फिर आगे बढ़ के करना पड़ेगा। अखिलेश जी, अभी आपने नीतीश बाबू का नाम लिया। नीतीश बाबू के छवि को लेके जनता में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश बाबू अब वो नीतीश बाबू नहीं रहे, दिमागी तौर पे थोड़ा परेशान दिखते हैं, सामूहिक रैलियों में अलग अलग व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। तो उसकी असमंजस की स्थिति को कांग्रेस अपने पक्ष में करने की स्थिति में है? बिल्कुल है। अरे भाई, अगर आप पिछला चुनाव को एनालाइज करिएगा, जी जी, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के अलायंस को 39 सीट आया था। जी जी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ 1 साल बाद, तो हम लोग के गठबंधन और उनके वोट में 12,000 वोट का डिफरेंस था। सीटों में 7 का अंतर था। वो भी किस तरह से 3 बजे के बाद 4-5 सीट हम लोगों को हराया गया और उन लोगों की सरकार बनी। तो 12,000 वोट का डिफरेंस इस बार चुनाव में भी, जहाँ वो 39 थे तो 39 से 30 पर आ गए। पहले वाली स्थिति तो थी नहीं। जी जी। तो उसी तरह से 12,000 की जगह हम लोग 12 लाख वोट ज़्यादा लाएंगे, इतना मैं विश्वासपूर्वक आपको कह सकता हूँ। नीतीश जी
पहले वाले नीतीश जी रहे नहीं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने पब्लिकली उनको देखा होगा कई जगह जिस तरह का आचरण व्यवहार उन्होंने किया जी, वो पहले वाले नीतीश कुमार होते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये सब कुछ जनता देख रही है, जनता को तय करना है। अखिलेश बाबू, इस चुनाव के बाद बिहार किस दिशा में जाएगा? बिहार ऐतिहासिक रूप से पथ प्रदर्शक रहा है और अब बिहार भ्रमित लगता है, तो क्या इस चुनाव के बाद कोई निर्णायक निर्णय आने वाला है? सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। नवंबर के बाद फिर आप इंटरव्यू करिएगा, महागठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी और बिहार के युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को, सबको न्याय मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। हाल में ही मुझे पता चला है कि संसद का सत्र, जो मानसून सत्र है, वो शेड्यूल टाइम से एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये सेशन 22 अगस्त को खत्म होगा। सामान्यतः 15 अगस्त से पहले सेशन खत्म हो जाता था। तो आपको लग रहा है कि सरकार कहीं कोई राजनीति करने वाली है? सरकार तो राजनीति करती ही है, और ये केवल इस सरकार का नहीं मैं कहूँगा। सरकार को राजनीति करने दीजिए, अंतिम निर्णय तो हमेशा जनता के हाथ में होता है। तो इस संसद में आप लोग क्या क्या इश्यूज पे विचार कर रहे हैं? क्योंकि बहुत कुछ है, विदेश नीति है, देश का बॉर्डर पे जो अटैक हुआ था वो है, तो आपके पास कारतूस की कमी तो इस सेशन में होनी नहीं चाहिए। कारतूस की बिल्कुल कमी नहीं है। सरकार को जवाब कई फ्रंट पर देना होगा। जी जी, मैं कोई दूसरी बात आप छोड़ दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी जी जी, आए दिन आपके मेरे मन में, सबके मन में संदेह होता है जी जी, कि ये 22 मिनट का लड़ाई जी, और ऊपर से पूरे दुनिया को ये बताने में हम कहाँ चूक गए जी, कि लड़ाई क्यों ख़त्म करना पड़ा। जी, सबके मन में सवाल है कि जी, लड़ाई जब शुरू हुई थी, आज भी वो जो 4 आतंकवादी मार के चले गए, जी जी, सबको उनका कुछ शिनाख्त नहीं हो पाया, जी, उनको पकड़ा नहीं गया। जी जी, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों ज़रूरत पड़ गई कि 60 सांसदों को बाहर भेजना पड़ा दुनिया में, जी जी, ये बताने के लिए अपने पक्ष रखने के लिए। पाकिस्तान टेरर का फैक्ट्री है। जी जी, और ये मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में सवाल उठता है जी, कि आज किस तरह का फॉरेन पॉलिसी हम लोगों का हो गया कि बगल का नेपाल जैसा मित्र देश भी खुल के हम लोगों के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। जी जी, बांग्लादेश का कोई बयान नहीं आया, जी, श्रीलंका का कोई बयान नहीं आया, बाकी देशों को तो आप छोड़ दीजिए। और दुनिया में किसी देश ने, जैसे हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का फैक्ट्री है, जी, किसी ने इस बात को नहीं कहा, खुले दिल से नहीं कहा। जी जी, और मैं उस समय मैं भी यूके गया हुआ था, वहाँ एक एम्बेसी के अधिकारी हमसे मिलने आए थे। जी, उन्होंने कहा कि 3000 लोगों का डिनर रखा गया। हमने भाई हम डिनर की बात थोड़ी पूछें। जी, ये बताइए, ये पाकिस्तान के यूके के प्राइम मिनिस्टर से ये डेलीगेशन मिला? जी, नहीं मिला। यूके के नहीं, किसी सरकारी अधिकारी से, फॉरेन सेक्रेटरी से कहीं डेलीगेशन भी मिला? कोई भी सरकारी तो ये व्यक्ति काम नहीं तो मिला। मोदी जी पिछले 11-12 साल से खुद ही कर रहे हैं। जहाँ कहीं दूसरे देशों में जाते हैं, जी। NRIs को बुलाते हैं, जी। अपना इंडियन सोसाइटी में भाषण बुलाते हैं। करके चले आते हैं। वही तो ये लोग भी वही रिपीट किए। किए। तो इससे भारत को क्या हासिल हुआ? हाँ, उसका जवाब ये सरकार बड़ा को, सवाल है, देना सवाल पड़ेगा। सरकार को जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग जा रहे हैं और जनता से उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति और सरकार के प्रति जवाबदेही, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम आपसे बात करेंगे और चुनाव पर मिलेंगे। आपने इस प्रोग्राम में भाग लिया, आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।